फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए देखते हैं। द पुस्तक, यहाँ पे एक बुक का नाम दिया है, बेसिकली उसका हमें आंसर बताना। तो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसने लिखी है? हमारे पास ऑप्शन से देखिए, लिनियस, लैमार्क, मेंडल एंड डार्विन। तो बेसिकली ये जो पुस्तक है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये पुस्तक जो है डार्विन द्वारा लिखी गई है। और ये चार्ल्स डार्विन जो है ना, बेसिकली इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं और वो जैव विकास है। इनके द्वारा जो प्रस्तुत और भी जो विकास के मॉडल हैं, उन सब मॉडल में अगर हम देखें तो डार्विनवाद या देख सकते हैं, या फिर प्राकृतिक कवरवाद, तो थ्योरी ऑफ नेचुरल साइंस, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो डार्विनवाद इनके द्वारा दी गई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डार्विन। और पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 63 बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ठीक है, तो जो इंसुलिन हो बेसिकली किसका नियंत्रित करता है? इसमें देखिए ऑप्शन हमारे पास वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है। तो इसका जो बेसिकली राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, जो इंसुलिन है वो अग्नाशय से, ठीक है, अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। और ये एक बेसिकली हार्मोन है। हार्मोन जैसे आपका हार्मोन क्या होता है? वो बेसिकली प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। ये जो ये बेसिकली क्या होता है? ग्लूकोज के साथ जो भी इसकी अपनी रिएक्शन करके अपनी चीज़ों को ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। और ग्लूकोज क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का ही एक स्वरूप है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। देखिए, आप पूछ रहे हैं दिए गए ऑप्शन में से एंटीबायोटिक कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास देखिए, ए पेनिसिलिन, बी एस्पिरिन, सी पैरासीटामोल एंड सी सल्फाडायजीन। क्लियर है? और एक तो है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें जो है वो बेसिकली एक से अधिक उत्तर सही है। क्या है? एक से अधिक उत्तर सही है। देखिए इसमें जो आप देखें पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन और ये आपका इसमें सल्फाडायजिन, ये दोनों बेसिकली अगर आप देखें तो ये एंटीबायोटिक है। और इनका उपयोग जो बेसिकली किसके लिए होता है? तो बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए। किसके लिए? बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए इनका उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, एक से अधिक। और कौन कौन से? पेनिसिलिन और सल्फाडायजिन की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? बेसिकली निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? अब देखिए इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो ऑप्शन हमारे पास गेहूँ, जौ, चावल, मक्का। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चावल। अब देखिए जो चावल है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का एक तरह से अगर आप देखें तो मेन सोर्स है। ठीक है, मुख्य स्रोत के तौर पर अगर आप 100 ग्राम के चावल लेते हैं तो उसमें लगभग आपको 25.5 ग्राम, ठीक है, 25.5 ग्राम आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी। लेकिन अगर देखें तो उसमें चावल में लगभग कितने? 90% क्या उसमें होगा? कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। लेकिन जो इस खाद्य पदार्थ में अगर विटामिन, अगर जो भी अदर चीज़ें फाइबर खनिज देखें तो ये भी सारी चीज़ें से मिलती हैं। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट है चावल, और इससे हमने बताई दिया कितना मतलब 25.5, बाकी जो 90% तक की एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर देखिए, 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कीट संवर्धन क्या है? देखिए, तो कीट संवर्धन क्या है बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें दिया हुआ कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतु के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान। तो बेसिकली बताना है क्या ये? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो कीटों का संवर्धन होता है, जैसे केंचुआ हो गया, इन सबों का जो भी साइंस है तो उसको क्या कहते हैं? कीट संवर्धन। ठीक है, केंचुआ को इसलिए क्या कहते हैं? इसको तो आप जानते होंगे, जैसे कि कृषकों का मित्र, भूमि की आंत। तो ये अलग अलग नाम भी आप यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर इस तरह के नाम से अगर क्वेश्चन पूछता है तो भी क्वेश्चन मिस ना हो। देखिए केंचुआ खाद जो उसमें बनता है वर्मी कंपोस्ट, जो एक तरह से पोषक पदार्थों से भरपूर होता है। ठीक है, और एक उत्तम जैव उर्वरक भी है। तो इतनी सारी चीज़ें आप इसके साथ एज ए इन्फॉर्मेशन आप इसको याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? देखिए इसमें ऑप्शन मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवांशिकता और विचरण। ये क्वेश्चन देखिए 2011 का है, इसलिए लग रहा है आई थिंक ऑप्शन ही इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन 6 का, वो है ऑप्शन डी, आनुवांशिकता और विचरण। ठीक है, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें? जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स बेसिकली विज्ञान क्या आप कह सकते हो? वो शाखा है जिसके अंदर जीवधारी और जीनों की आनुवांशिकता का विचरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब जीवधारी और उनके जीन इन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो बेसिकली कौन सा है? जेनेटिक्स में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इन द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ध्यान देंगे। कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ठीक है, कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो
आई थिंक देखिए इसको पहले जानने से पहले तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि सच्चा फल कहते किसको है, ठीक है। तो पहले वो समझ ऑप्शन में हमारे पास क्या है, सेब है, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा, इस तरह का ऑप्शन है। लेकिन पहले जानिए सच्चा फल किसे कहते हैं। देखिए जब फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भी भाग शामिल होते हैं तो ऐसे फल को हम लोग क्या कहते हैं, असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट। जैसे कि उसमें ओवरी के अलावा अगर कुछ और भी पार्ट्स अगर शामिल होते हैं, ओवरी, ठीक है, ओवरी के लिए आप अंडाशय, ठीक है, अंडाशय के अलावा कोई और पार्ट, तो वो क्या होंगे बेसिकली, वो हो जाएंगे फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर इन सब के उदाहरण में आप देखें तो सेब, काजू, नाशपाती वगैरह आते हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात कि सच्चा फल नहीं, यानी आप कह सकते असत्य फ्रूट है, दैट इज फॉल्स फ्रूट है, उसके बारे में मैंने बता ही दिया। तो यहाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सेब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि लौंग पौधे का निम्नलिखित कौन सा भाग है या किस भाग से प्राप्त होता है। देखिए BBC 56 में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार वनडे एग्जाम से पूछा जाता है। आई थिंक मैंने जितने भी पेपर देखे जिसमें अगर जीव विज्ञान पूछा था, बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेड जरूर होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, शुष्क पत्तियाँ, शुष्क बीज, शुष्क तने या फिर पुष्पकली, ठीक है, पुष्पकली। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा बेसिकली ऑप्शन डी, शुष्क पुष्पकली। तो ये जो इसका ना पुष्प होता है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जो लौंग है, ठीक है, इसको अगर आप देखें तो ये मध्यम कद का सदाबहार वृक्ष है। और इसका जो ये लौंग बनता है बेसिकली क्या है, सूखा हुआ, ठीक है, सूखा हुआ उसकी पुष्प कली होती है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर देखिए कि यहाँ पे इसी तरह वही क्वेश्चन दिया हुआ कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो फल है, तना है, जड़ है, फूल की पत्ती है, इसमें आप क्या इसको टिक करेंगे। तो इसको अगर आप ध्यान देखें तो यह क्या है बेसिकली, फूल की कली। क्या है, फूल की कली, हमने बताया फूल की कली। अब देखिए जो लौंग बेसिकली है ना, वो बंद कलियाँ हैं, ठीक है, जो मतलब क्लोज, इसकी बंद कलियाँ हैं जिनका उपयोग आप देखें तो भोज्य पदार्थों में या फिर अलग जगह पर देखें तो मतलब मेडिसिनल में, इन सब चीज़ों पर जगह पर इसका उपयोग ज़्यादातर होता है। अगर आप इसका ओरिजिनली देखें लौंग का मतलब जन्मस्थल, तो बेसिकली इंडोनेशिया को माना जाता है कि इंडोनेशिया में इसका ओरिजिन है। और इसका उपयोग देखिए समस्त विश्व में अगर हम देखें तो एक सदाबहार वृक्ष के तौर पे किया जाता है। लेकिन इसकी ऊंचाई देखें 10 से 20 मीटर ऊंचाई है और इसकी पत्तियां बड़ी और अंडाकार होती हैं। तो इस तरह इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे आप यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है ऑप्शन डी, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ये देखिए जो चीज़ें इसमें बता दिया है बट रीज़न पूछ रहा है यहाँ पे कि अदरक तना है जड़ नहीं, तो ऐसा क्यों है। रीज़न देखते हैं क्या दिया हुआ है। रीज़न दिया हुआ है कि ए है, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, या मिट्टी में छेदित रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। तो ये इसका बेसिकली रीज़न है, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक आप कैरेक्टर का लक्षण होता है जिसकी वजह से ये तना है जड़ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पादप कली है, ठीक है, ये क्या है बेसिकली, एक भ्रूणीय टहनी या फिर एक भ्रूणपोष, एक भ्रूणीय पत्ती या एक बीज। देखिए 2 बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ, इस तरह से आप ध्यान देंगे इस चीज़ को। तो ये जो बेसिकली पादप है ये क्या है, ये बेसिकली एक भ्रूणीय टहनी है, एक भ्रूणीय टहनी। क्लियर है। अब इस चीज़ को अगर हम समझें, एक भ्रूणीय टहनी, तो ये क्या है जिसमें कि मतलब अगर आप देखें कि एक अविकसित प्ररो, अगर हिंदी में देखें एम्ब्रियोनिक शूट्स जो है उसी को कली या कलिका कहते हैं, या किसी मतलब पत्ती है या फिर उस तरह के तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है, मतलब लास्ट उसकी पोजीशन पर इस तरह की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, पादप कली क्या है, एक भ्रूणीय टहनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। इसमें नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले, यानी उसमें क्या है, नमक है। तो इस ऑप्शन क्या देखिए, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, सेल्यूलेंट और हेलोफाइट। तो अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलोफाइट। क्लियर है। अब देखिए हेलोफाइट क्या बेसिकली मतलब उन पदार्थों को कहते हैं जो मतलब हाई सैलिनिटी वाले मतलब वाटर में अगर आप देखिए उन लोगों का अगर इस तरह के पौधों का अगर उत्पादन हो रहा है तो वहाँ क्या कहें, हेलोफाइट। उस यानी उसकी सैलिनिटी लवणता ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हाइड्रोफाइट है तो बेसिकली तो वाटर से रिलेटेड है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम ECG निम्नलिखित किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो ये जो बेसिकली EEG है, ठीक है, EEG किसके लिए उपयोग होता है। तो ये बेसिकली अगर आप देखें ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, हृदय है, लीवर, अग्नाशय, मस्तिष्क। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क। ठीक है, तो EEG जो मस्तिष्क की गतिविधि के लिए योग किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14।
मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो कौन सा विकिरण? देखिए ये है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी या एक्सरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंफ्रारेड। क्लियर है, ऑप्शन ए इंफ्रारेड। अब देखिए इंफ्रारेड, ठीक है, ये मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। और इंफ्रारेड जो है ये लैंप विद्युत उपकरण है। क्या है? लैंप विद्युत उपकरण, ठीक है, जिससे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंफ्रारेड। ये देखिए 66 बीपीएससी प्री 2020 का भी लेटेस्ट का रिसेंटली का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अगर हम जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो इसको अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन क्या है? इसमें देखिए अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुण सूत्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उत्परिवर्तन बेसिकली ये है क्या। उत्परिवर्तन को अगर हम देखें तो जैसे कि इसमें जो प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिए, उस तरह के जो वैज्ञानिकों का मानना है कि जीन में जो साधारण परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन के उपरांत अगर जो न्यू जीव बनते हैं, ठीक है, जीव बनते हैं, तो और उन जीव बनने के साथ उसमें जो विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं, तो इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। ठीक है, और ये जो उत्परिवर्तन का गुण है ये बेसिकली वंशानुगत होता है, और इसके साथ जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें एक नई प्रजाति का आप देखेंगे तो उत्पत्ति होती रहती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, उत्परिवर्तन। और बेसिकली आया किसी नौ डार्विनवाद से, ठीक है, नौ डार्विनवाद के सिद्धांत के थ्रू इसको लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे तो कायिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और उपयुक्त सभी। ये भी 2011 क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगिक जनन। क्लियर है, तो मेंडल का जो आनुवंशिक नियम है वो बेसिकली किस पे आधारित है? लैंगिक जनन पर। क्लियर है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए की खोज किसने की? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन पूछ रहा है डीएनए की खोज किसने की? ऑप्शन है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन, हरगोविंद खुराना, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ई होगा। ठीक है, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब इस चीज़ को समझ लीजिए क्यों। आप में से कईयों को लगा कि ऑप्शन ये होगा जेम्स वाटसन क्रिक। देखिए ये जो वाटसन और क्रिक थे बेसिकली इनके बारे में जान लीजिए। इन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की जो है उसकी व्याख्या की थी, न कि इसकी खोज की थी। तो जेम्स और वाटसन और क्रिक जो बेसिकली हैं ये उसके डबल हेलिकल मॉडल के लिए जाने जाते हैं, जबकि इसके वास्तविक खोज अगर हम देखें तो ये एक स्विस के रसायन थे या फिर वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक मिश्चर। ठीक है, फ्रेडरिक मिश्चर नाम याद रखेंगे, फ्रेडरिक मिश्चर। ठीक है, फ्रेडरिक मिश्चर ने की थी, और जब इन्होंने इसकी खोज की थी तो उस टाइम इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लिन। इसको भी याद रखेंगे, क्या कहा था इन्होंने? न्यूक्लिन। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस चीज़ को इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि आप डायरेक्ट अगर देखते हैं आप जेम्स वाट या फिर क्रिक लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। उन्होंने डबल हेलिकल का किया था, जबकि इस तरह का इसका आंसर ई बनेगा। क्लियर है, तो इस तरह के कंसेप्ट भी जानते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बेसिकली क्या है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? देखिए जो जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण कंट्रोल होते हैं बेसिकली वो किसके द्वारा उत्तरदायी हैं? देखिए ऑप्शन में एंजाइम, हार्मोन, आरएनए दिया हुआ, डीएनए देती है, बेसिकली क्या है? डीएनए द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डीएनए। क्योंकि जो अगर आप देखें जीव कोशिकाओं में जेनेटिक्स लक्षणों के लिए जो उत्तरदायी होते हैं वो बेसिकली क्या है? डीएनए इसके रिस्पॉन्सिबल इसके लिए फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यह कृत्रिम मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ठीक है, कैसे जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा कैसे जमा होती है? ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन के रूप में। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए भी क्वेश्चन प्रीलिम 2015। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को रिवीजन भी आप कर सकते हैं अगर आप कर चुके हैं तो, या फिर इस तरह से आप क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ पे समझते हुए भी चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में पानी कितना होता है? तो बेसिकली बहुत ही ईजी आंसर है, लगभग 2/3 पानी। तो इसका गलत नहीं होता है, ऑप्शन ए 70% पानी होता है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ना ही मिस होना चाहिए। पीछे 2018 इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो तो ईजी लगते हैं, बट ये क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर लेके जाएंगे। बिकॉज अगर इस तरह क्वेश्चन गलत होंगे तो टफ क्वेश्चन तो सबके गलत होंगे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पर विशेष पकड़ होनी चाहिए
क्वेश्चन गलत ना हो। लगभग 70% मानव शरीर में पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विटामिन